हम सभी अपने सारे खर्च का हिसाब रखते हैं, मतलब कि साल भर में कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खर्च किए। इसी तरह हमारी सरकारें और कंपनियां भी यही काम करती हैं। बस अंतर यह है कि उनका साल 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। मार्च महीने में सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब होता है, फिर इसे क्लोज कर दिया जाता है। अब फिर से नया वित्त वर्ष यानी 2023-24 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नए वित्त वर्ष में आयकर समेत कई बदलाव होंगे। इनमें कई ऐसे बदलाव हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर आपकी हमारी जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से बजट में किए गए ऐलान भी अमल में आ जाएंगे। 2023-24 के बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रही हैं। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान संबंधी कई नियम भी बदल रहे हैं। साथ ही सोने को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं जरूरी बदलावों की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगर आप अगले वित्त वर्ष से आयकर रिटर्न भरने के लिए ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को नहीं चुनते हैं तो नई टैक्स व्यवस्था में खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन याद रखें कि ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह नई टैक्स रिजीम में आपको कई प्रकार की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं तो 7.27 लाख रुपए की सालाना कमाई पर करीब 25,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा सैलरीड कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ अब न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करने वालों को मिलेगा। इसके लिए टैक्स चुकाने वाले कर्मचारी 50,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, जबकि 15.5 लाख रुपए या उससे अधिक की आय वाले नौकरी पेशा आदमी को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 52,500 रुपए का लाभ होता है। नए वित्त वर्ष से गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट की सीमा 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह 3 लाख ही थी। 1 अप्रैल से एक और बड़ा बदलाव डेट म्यूचुअल फंड को लेकर हुआ है। इसके तहत अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की परिभाषा बदल गई है। नए नियम उन डेट म्यूचुअल फंड्स पर लागू होंगे जिन्होंने शेयर बाजार में 35% से कम निवेश कर रखा है। इसके तहत निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इस कारण निवेशकों को पहले से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अभी डेट म्यूचुअल फंड पर 2 तरह से टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। पहला तो यह है कि अगर किसी निवेशक ने डेट म्यूचुअल फंड में निवेश से कमाई किया और उसने 3 साल से पहले रिटर्न के साथ पैसा निकाल लिया है तो उसकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, यानी रिटर्न को कमाई माना जाता है, उस पर इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर कोई निवेशक 3 साल बाद अपने पैसे निकालता है तो उसे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। 1 अप्रैल से महिलाओं के लिए पहली बार एक शानदार बचत स्कीम भी शुरू होने जा रही है। इस योजना का नाम महिला सम्मान बचत योजना है। इसके तहत कोई भी महिला अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकती है। इस पर 7.50% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की ओर से 2023-24 के बजट में पेश यह योजना सिर्फ 2 साल के लिए होगी। यह बचत योजना मार्च 2025 तक लागू रहेगी, यानी इस अवधि के दौरान 2 लाख रुपए के निवेश पर कुल 30,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। महिलाओं के साथ सीनियर सिटीजन्स को भी 1 अप्रैल से निवेश पर फायदा होने वाला है। 1 अप्रैल से सीनियर सिटीजन बचत योजना और पोस्ट ऑफिस मासिक योजना में दोगुना निवेश करने की सुविधा मिलेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 साल में 15 लाख रुपए सालाना की सीमा की जगह अब 30 लाख तक का निवेश किया जा सकेगा। अगर कोई इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए पहले निवेश करता था तो उसे 8% ब्याज दर से 5 साल में 6 लाख रुपए का ब्याज मिलता था। अधिकतम 30 लाख की निवेश सीमा पर 12 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस मासिक योजना में पहले निवेश की सीमा 4.5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो इस निवेश सीमा को 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। 1 अप्रैल से होने वाले बदलावों के बारे में हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। 7 लाख की एग्जम्पशन लिमिट हो गई, इसका तो बहुत शोर मच गया, सबने सुन लिया इसके ऊपर। अभी जब दोबारा से उसको जब बजट को पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, हालांकि वो बिना डिस्कशन के हो गया, तो उसमें सरकार ने जो रैशनलाइजेशन की बात हम लोगों ने उठाई थी, जो मीडिया ने बड़े जोर शोर से उठाई कि 7 लाख 1 रुपए का क्या होगा, तो वो उन्होंने जहां तक वो टैक्स बराबर हो रहा है आपका, वो 7,27,000 रुपए तक जाकर होता है, वहां तक की भी एक एग्जम्पशन दे दी है सेक्शन 87A के अंदर, जो बिल्कुल ड्यू बनती थी और शायद सरकार से छूट गई थी। तो ऐसा एक 27,000 रुपए का एक्स्ट्रा छूट मिल गई। अब 7,27 तक आपका उतना ही टैक्स है जितना जीरो रहेगा। एक दूसरा आपने सवाल उठाया कि म्यूचुअल फंड का, वो म्यूचुअल फंड्स जिनकी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर 35% से कम है, मतलब प्योरली डेट फंड बन जाते हैं,
उनको अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे करके और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होते थे। अब सरकार ने उसको हटा लिया है, विड्रॉ कर लिया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मल इनकम की तरह आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा जो भी लगेगा। तो ये अनफेवरेबल है, शेयर मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिवली ले चुकी है और भी लेती है। तीसरा एक जो बदलाव होने जा रहा है, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए, उनको अभी तक 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है उसके अंदर डाला करते थे, अब वो उसकी लिमिट बढ़ा करके 30 लाख कर दी है उन्होंने। तो ये मेजर चेंजेस हैं। उसके अलावा और बहुत सारे हैं, उनके ऊपर अभी मेरे ख्याल से चर्चा करने का समय नहीं है, आप लोग कर चुके हैं। तो ये मेजर 3 चेंजेस जो हैं ये कल 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, कुछ इफेक्टिव 1 जुलाई हैं, उनके बाद हम बाद में बात करेंगे। 1 अप्रैल से जारी होने वाली जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स तब चुकाना होगा अगर किसी एक बीमा पॉलिसी या कई बीमा पॉलिसियों पर आप साल भर में 5 लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम चुकाते हैं, यानी जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा। हालांकि इन नियमों का यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड प्लान इंश्योरेंस पर असर नहीं होगा और 5 लाख से कम सालाना प्रीमियम वाली पॉलिसीज पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। बीमा पॉलिसी नहीं, नई गाड़ी खरीदने पर भी आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। 1 अप्रैल से देश में नए उत्सर्जन मानक लागू हो जाएंगे। इससे कार कंपनियां BS6 के दूसरे चरण के कड़े उत्सर्जन नियम के अनुसार गाड़ियां बनाना या पुरानी गाड़ियों के इंजन अपडेट करना शुरू कर चुकी हैं। इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ रही है और यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, होंडा, किया और हीरो मोटोकॉर्प समेत कई कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का संकेत दिया है। कार के अलावा सड़क पर वाहन चलाना भी अब महंगा होने वाला है। 1 अप्रैल से यूपी में टोल टैक्स 7% तक महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बड़ी दरों से टोल की वसूली की जाएगी। इसके अलावा कंज्यूमर मिनिस्ट्री 1 अप्रैल से सोने के गहनों की बिक्री के नियम बदल रहा है। नए नियम के अनुसार 31 मार्च 2023 के बाद 4 की जगह सिर्फ 6 अंकों वाले हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले गहनों की बिक्री होगी। यानी अब कोई सुनार या ज्वेलरी बेचने वाली कंपनी आपको खरे सोने के नाम पर खोटा सोना नहीं बेच पाएगी। साथ ही HUID नंबर से सोने की खरीद बिक्री करने वाले लोगों और दुकानदारों का भी पूरा आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रॉनिक सोने की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए फिजिकल गोल्ड से ई गोल्ड में बदलाव पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, यानी अब निवेशक ज्वेलरी बेचकर उसे ई गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। इस बारे में हमने इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार जैन से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। सरकार ने नए कानून के अंतर्गत अभी BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये नक्की किया है कि जितने भी आप दुकान में स्टॉक रखते हो उनको हॉलमार्किंग किया जाए। लेकिन हॉलमार्किंग के साथ अब नए कानून के अंतर्गत उनको HUID किया जाए। HUID मतलब 6 प्रकार के 6 डिजिट है। जो हॉलमार्किंग होता था वो 4 डिजिट में होता था, लेकिन अब HUID होगा। HUID से बेसिकली ऐसा लगता है, सरकार हमारे हिंदुस्तान में 880 टन सोना करीबन हम इंपोर्ट करते हैं और वो सब ऑर्नामेंट्स बन के और थोड़ा उसमें घरों में जाता है प्योर गोल्ड के भाव में। लेकिन करीबन 400 से 450 टन सोना जो है वो जो इंपोर्ट करते हैं हम उसका ऑर्नामेंट्स बनाते हैं और उसकी मार्किंग होती है। अब सवाल सरकार को आ रहा है कि सरकार चाहती है कि जो माल बनता है वो बन के कहाँ जाता है। इतने हर साल 800 850 टन सोना आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करने का उनका आंशिकता उनकी इच्छा है। तो ये जानने के लिए लोगों का कंपल्सरी मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर और कंज्यूमर मैन्युफैक्चर से लेके होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर पर जानने के लिए BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक पोर्टल बनाया। उसके ऊपर आपको हर एक को, जैसे कि जिसने मैन्युफैक्चर किया उसको पोर्टल पे माल डालना है। उसके बाद में जिसने माल होलसेलर ने लिया तो उसको माल डालना है पोर्टल पे। उसके बाद होलसेलर से वापस रिटेलर को माल डालना पोर्टल पे, और पोर्टल पे लास्ट में माल डाल के जो कंज्यूमर है, यानी जो लास्ट प्रोडक्ट है इस आइटम का, यानी कौन लेके गया है, उसको भी पोर्टल पे डालना। तो ये KYC उसकी लेनी है। तो ये सब जानने के लिए सरकार ने हॉलमार्किंग की जगह HUID नवा कानून लागू किया है, जो 1 तारीख से लागू हो जाएगा। और कंपल्सन है कि जब जो लोग आदमी इस हॉलमार्किंग सेंटर में जुड़ गए हैं, हॉलमार्किंग सेंटर से, और उनके दुकान पे जब रेडे होगी या इंक्वायरी होगी या कुछ भी डिटेल मांगेंगे, तब आपका माल जो है HUID होना चाहिए। ये सरकार ने अभी नया कानून के अंतर्गत HUID का कंपल्सन रखा है।
ये आज का खर्चा पानी दोस्तों बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।